तो हेलो बच्चों, क्या थ्योरी कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? एकदम सही वीडियो पे आए हो। ठीक है, तो आप पूरा देखो इस वीडियो को, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल। ठीक है, ध्यान से देखो एग्जाम्पल नंबर 1। अब सबसे पहले आपको इसमें ये समझना है कि क्वेश्चन आपको दे क्या रहा है और वो आपको पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि टोटल फंड्स कंपनी को कितना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी यहाँ पर डेट चूज कर रही है और इक्विटी चूज कर रही है। तो आपको जैसा कि पता है बेसिक चीज़ कि कंपनी को पैसे चाहिए और वो डेट चूज करती है और इक्विटी चूज करती है। ठीक है, डेट एंड इक्विटी। अब कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट बच्चों, वो हमेशा आपको क्वेश्चन देगा, यानी कि कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 30 lakhs इन द एग्जाम्पल। तो कंपनी को 30 lakhs की रिक्वायरमेंट है। वो डेट भी चूज कर सकती है और इक्विटी भी चूज कर सकती है। खास ध्यान रहे, अगर डेट चूज करती है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा बच्चों? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इक्विटी चूज करती है तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर कंपनी डेट चूज करती है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और अगर कंपनी इक्विटी चूज करती है तो उसे डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम, यानी जितना भी आपने डेट चूज किया उसका 10% आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा हर साल। और ये क्या है बच्चों? टैक्स रेट। अब ध्यान से समझो, टैक्स रेट इसका मतलब होता है कि कंपनी को अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट बचेगा गवर्नमेंट को उस पे टैक्स पे करना होता है। और हमारे एग्जाम्पल में कितना है? 30% हमारा टैक्स रेट है। अगला क्या है बच्चों? EBIT। अब EBIT का मतलब क्या है बच्चों? EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि कंपनी की कमाई कितनी है टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले। यानी सब कुछ कर लिया हमने, प्रोडक्शन कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, उसके बाद माल बेच दिया, माल बेचने के बाद सारे खर्चे हटा दिए और कंपनी का प्रॉफिट कितना बच रहा है फाइनल में, और इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। तो दैट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बच्चों कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, हमारा EBIT वहाँ पे सेम रहता है, यानी कि कमाई तो हमारी सेम ही रहेगी 4 लाख। इसके आगे बताओ क्या करना है। तो अब कुछ बेसिक्स हम समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जो कंपनी का EBIT होता है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, यानी कंपनी की कमाई इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले। तो कंपनी इसमें से बच्चों इंटरेस्ट ही सबसे पहले पे करती है। ये कैसे मालूम चला? ध्यान से देखो, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या पे होगा? इंटरेस्ट पे होगा। तो कंपनी इसमें से इंटरेस्ट सबसे पहले पे कर देगी, फिर हमारा कुछ एक अमाउंट बचेगा। ध्यान से समझो, EBIT में से I हट गया, इंटरेस्ट हट गया, तो बच्चों क्या बचेगा? EBT। क्लियर? EBIT में से I हट गया यानी इंटरेस्ट हट गया, तो क्या बच गया हमारा? EBT। अब EBT का मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, EBIT में से सबसे पहले I को हटा दो, तो क्या बच गया हमारा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें क्या बच गया? एक कौन सा कॉम्पोनेंट बच गया है? T बच गया, यानी टैक्स बच गया। तो अब बच्चों इसमें से क्या माइनस कर दो? टैक्स माइनस कर दो, जितना भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, अब टैक्स माइनस करके जो पैसा बचेगा तो उसे क्या EB बोलेंगे? क्या? बिल्कुल नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद का अर्निंग। अब जो बच्चों ये पैसा बच गया है इसको हमें किसको देना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कंपनी के शेयर्स कितने, और सब शेयर्स में हम क्या कर देंगे? पैसा बांट देंगे, यानी कि हर एक शेयर पे कितना पैसा मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं EPS। क्लियर है बच्चों? EPS यानी अर्निंग पर शेयर। अगर बेसिक समझ गए तो अब न्यूमेरिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो समझते हैं। चलो बच्चों अब समझते हैं, अगर बेसिक समझ गए तो न्यूमेरिकल समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब तुमको इस तरीके से सिचुएशन दिया होगा, जैसे कि सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 दिया हुआ है। ठीक है, सिचुएशन जो दिए हुए हैं ये आपको दिए हुए रिलेटेड टू डेट, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने बताया है कि हम डेट इतना चूज कर रहे हैं। तो अगर डेट इतना चूज कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? इक्विटी। राइट? तो कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो डेट या तो इक्विटी। सिचुएशन 1 कह रहा है कि हम डेट कुछ नहीं चूज कर रहे, नील, एकदम जीरो, डेट से पैसा ले ही नहीं रहे, पर 30 लाख तो चाहिए ना। वो 30 लाख कहाँ से आएगा बच्चों? अब इसका मतलब वो आएगा इक्विटी से। सिचुएशन 2 कह रहा है कि 10 लाख रुपए हम डेट से ले रहे हैं। तो अगर 10 लाख डेट से ले रहे हैं
टोटल पैसा 30 लाख चाहिए था, तो इक्विटी से कितना मिलेगा फिर 20 लाख। सिंपल। सिचुएशन 3 कह रहा है कि हम डेट से 20 लाख लेंगे, तो 30 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 20 लाख अगर डेट से ले रहे हैं तो इक्विटी से कितना बच्चों 10 लाख। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा सा कुछ नहीं किया मैंने, 30 लाख टोटल था, 30 लाख में से पहले 0 माइनस किया तो 30 बचा, फिर 10 माइनस किया तो 20 बचा, और 30 लाख में से 20 लाख माइनस किया तो 10 लाख बचा। यानी अलग अलग सिचुएशन में सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि डेट कितना है, इक्विटी कितना है, इसके बाद ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जो मैंने फॉर्मेट बताया था वही फॉर्मेट रहने वाला है। EBIT, EBIT में सबसे पहले क्या माइनस होगा, I यानी इंटरेस्ट, फिर क्या माइनस होगा, T यानी टैक्स, इसके बाद क्या बचेगा, EAT, और इसको हमें डिवाइड करना नंबर ऑफ शेयर से। क्लियर। अब ध्यान से देखो, क्या EBIT हर सिचुएशन में अलग रहेगा बच्चों, ये सिचुएशन 1 है। ठीक है, क्या हर सिचुएशन में अलग अलग रहने वाला है, बिल्कुल नहीं, सेम रहने वाला है। कितना, वो तो क्वेश्चन ने दिया था ना कि हमारा सब खर्चा हटाने के बाद प्रॉफिट बच रहा है 4 लाख, तो आपको हर सिचुएशन में लिख देना है 4 लाख। क्लियर। आपको हर सिचुएशन में क्या लिख देना है, 4 लाख। 4 लाख यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है, हर सिचुएशन में 4 लाख ही रहने वाला है हमारा EBIT। अब बच्चों इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। कितना बच्चों, एट द रेट दिया था ना क्वेश्चन में 10%, तो 10%, तो हमें 10% का इंटरेस्ट माइनस करना है। बच्चों इंटरेस्ट किस पे लगता है, इंटरेस्ट लगता है डेट पे। सिचुएशन 1 तो डेट तो था ही नहीं, डेट तो कुछ भी नहीं लिया, तो इंटरेस्ट कितना होगा, अरे इंटरेस्ट भी 0 होगा। सिचुएशन 2 डेट कितना था 10 लाख, इंटरेस्ट कितना होगा 10 लाख का 10% बच्चों कितना 1 लाख। सिचुएशन 3 डेट कितना था आपके सामने ही है 20 लाख, 20 लाख अगर डेट है और इस पे 10% का ब्याज यानी कितना 2 लाख। क्या बहुत ज्यादा हार्ड था यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक इन सबको हम माइनस कर देते हैं। 4 लाख में से 0 गया तो कितना बचता है 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख गया कितना बचता है 3 लाख, 4 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचता है 2 लाख। ये क्या है बच्चों, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे, देखो EBIT में से I हट गया तो इसको नाम क्या देंगे, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बच्चों इसमें से क्या माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा। टैक्स का रेट क्या था, एट द रेट 30%। ठीक है, अब इसमें से हमें टैक्स माइनस कर देना है, तो 4 लाख का 30% यानी 4 लाख इंटू 30% कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1,20,000। फिर 3 लाख का 30% माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 90,000, निकाल दो यहाँ पर लिख लो। फिर 2 लाख का 30% तो ये हो जाएगा आपका 60,000। क्लियर है बच्चों। अब आपने EBIT में से टैक्स माइनस कर दिया, क्या बचेगा, आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की अर्निंग, दैट इज EAT। EAT कितना बच जाएगा, 4 लाख में से अगर हम 120 माइनस करते हैं तो ये होगा बच्चों आपका 2,80,000। ठीक है, अगला 3 लाख में से अगर हम 90,000 माइनस करते हैं तो ये होता है आपका बच्चों 2,10,000। एंड लास्ट 2 लाख में से अगर हम 60,000 माइनस करते हैं तो ये आपका बचेगा 1,40,000। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1,40,000, 2,80,000 एंड 2,10,000। क्लियर। अब इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। अब बच्चे यहीं पे आके फंस जाते हैं कि यहाँ पर हम कितना लिखें, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमें कैसे मालूम चलेगा। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, आपको कोई भी मन में एग्जाम्पल ले लेना है कि हमारा शेयर 10 रुपये का था या 100 रुपये का था या 1000 रुपये का था, कितना भी ले लेना। सिंपल करने के लिए हम लेते हैं कि हमारा एक शेयर 10 रुपये का था। ठीक है, अब इक्विटी आपको देखना है, पहले केस में इक्विटी कितना है, 30 लाख इक्विटी से आप पैसा उठा रहे हो। 30 लाख अगर आप इक्विटी से पैसा उठा रहे हो, ध्यान से समझो इसे, आपने 30 लाख इक्विटी से पैसा उठाया और हर इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का हमने मान के चला, तो 10 से इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यानी सिचुएशन 1 में अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 3 लाख। क्लियर है बच्चों, तो नंबर ऑफ मेरे शेयर्स हो जाएंगे 3 लाख। सिचुएशन 2 समझते हैं। सिचुएशन 2 कह रहा था कि 20 लाख रुपए इक्विटी से, तो ऊपर लिख लो 20 लाख डिवाइडेड बाय हर एक शेयर मैंने कितने का माना, 10 का। तो अब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है, थर्ड में था हमारा कि हमारे इक्विटी से पैसा हम कितना ले रहे हैं, 10 लाख ले रहे हैं, क्योंकि हमने 20 लाख डेट से ले लिया, तो हम ऊपर लिखेंगे 10 लाख डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1 लाख। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। EAT का मतलब क्या था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स भी माइनस करने के बाद अर्निंग कितना बच गया, तो उस अमाउंट को अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी अब मुझे डिवाइड करना होगा। ध्यान से समझो बच्चों, सिचुएशन 1 मुझे डिवाइड करना होगा, 2,80,000 रुपीज़ बांटना है। ठीक है,
2,80,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में बांटना है, 3 लाख लोगों में बांटना है। तो इसे 3 लाख से डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 0.93। क्लियर। अब अगला सिचुएशन 2 में समझो इसे। सिचुएशन 2 में मुझे 2,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में, 2 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड कर लेना बच्चों, ये आएगा आपका 1.05। ठीक है। सिचुएशन 3 समझो। सिचुएशन 3 में मुझे 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में, 1 लाख लोगों में। नंबर ऑफ शेयर्स इसका 1 लाख था तो ये आ जाएगा आपका 1.4। ठीक है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी देख के बता देगा इसमें से कौन सी सिचुएशन बेटर है। तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट सिचुएशन हमारी कौन सी है, सिचुएशन 3, यानी कि वहाँ पर हमारा 1.4 आ रहा है, यानी हर एक शेयर होल्डर को 1.4 रुपीज़ मिलेगा। अब मैं याद दिला दूँ, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। और यहाँ पर शेयर होल्डर वेल्थ कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ मैक्सिमाइज है, यानी कि शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है, सिचुएशन 3 में। तो यहाँ पे क्या चूज़ करना चाहिए, कंपनी को सिचुएशन 3 यूज़ करना चाहिए, यानी 2 लाख रुपए उसे लेने चाहिए डेट से और उसे 10 लाख रुपए लेने चाहिए इक्विटी से। ये हम आंसर में लिख कर आएंगे कि द कंपनी शुड चूज सिचुएशन 3 एंड शुड बोरो 20 लाख डेट एंड 10 लाख फ्रॉम द इक्विटी। क्लियर। अब ये समझ में आ गया है तो एग्जाम्पल 2 भी हो ही जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल 2 आपका, इसको आपको होमवर्क में खुद से लगा लेना है। क्लियर है। तो सेम, सब कुछ सेम है यहाँ पर। सोल्यूशन आप डायरेक्ट मत देखना, पहले इसे खुद से सॉल्व करना, देन उसे सोल्यूशन को देखकर चेक करना। सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर बच्चों EBIT को चेंज कर दिया है। EBIT कितना है, 2 लाख, यानी सब आपको ऊपर कितना ले लेना है, हर जगह पे 2 लाख ले लेना है। उसके बाद आप इंटरेस्ट माइनस कर लो, देन EBT आ जाएगा, टैक्स माइनस कर लो, EAT आ जाएगा, देन नंबर ऑफ शेयर से उसे डिवाइड कर दो और मुझे बताना कि कौन सा सिचुएशन बेस्ट है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।